समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एक ऐसा टॉपिक जो कक्षा 12 की फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, और टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो हम लोग उसको डिस्कस ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल SM कोचिंग्स में। और इस वीडियो को हम लोग इस तरीके से तैयार करने वाले हैं कि अगर ये बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो 5 नंबर हमारे हो जाने चाहिए। इस वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके चित्र को समझना होगा। आपको बिल्कुल साधारण सा चित्र बना देना है जैसा हमने बनाया हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें छूटी हैं, अभी हम उसको कंप्लीट कर देंगे जैसे जैसे क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ेगा। तो देर न करते हुए हम देखते हैं कि चित्र में क्या है। चित्र में धातु की 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट P1 है, एक प्लेट P2 है, और इन दोनों धातुओं की प्लेटों को समांतर रखा गया है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। जो धातु P1 है, धातु P1 को हमने +Q आवेश दिया, तो ये +Q आवेश पूरी धातु पर या पूरी प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। यहाँ पर ये +Q आवेश पूरी प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। दोनों साइड, बाहर साइड और अंदर साइड भी हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। अभी देखिए, एक प्लेट पर जब हमने पॉजिटिव चार्ज रखा या एक प्लेट को जब हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो प्रेरण के कारण जो दूसरी प्लेट है, इस दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पे कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। देखिए, आंतरिक पृष्ठ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो बाह्य पृष्ठ पर इसके कैसा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, बाह्य पृष्ठ पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और बाह्य पृष्ठ को हमने जोड़ किससे रखा है? अर्थ से। किससे जोड़ रखा है? अर्थ से। तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। या हम ये कह लें कि अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इस चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, इस आवेश को उदासीन कर देंगे। थ्योरी में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। और जब ये उदासीन हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इनके बीच एक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इनके बीच क्या हो जाएगा? एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और उस क्षेत्र की तीव्रता होती है E। तो तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कह लें सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, जहाँ K क्या है? K इन प्लेटों के बीच भरे हुए माध्यम का परावैद्युतांक है, तथा सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। क्या होता है? Q अपॉन A। अगर इसकी डिफिनेशन देखें, वैसे इसकी डिफिनेशन यहाँ नहीं लिखनी है, लेकिन डिफिनेशन होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और उसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा सिग्मा हो गया। इस सिग्मा की वैल्यू हम इस सिग्मा की जगह पर रख दें तो क्या होगा? देखिए, E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह क्या रखना है हमें? Q अपॉन A। तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन A। और यहां पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है? K एप्सिलॉन नॉट। तो क्या रख देंगे हम? K एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब E बराबर क्या हो गया? K एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको क्या मान लें? समीकरण 1। उसके बाद देखिए, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है तो सूत्र
E इज इक्वल टू V अपॉन डी से। यहाँ पर D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। E क्या है, E इन प्लेटों के बीच उत्पन्न हुई तीव्रता है, और V तो विभवांतर है, हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। तो यहाँ से अगर V बराबर निकालें तो इसके नीचे एक मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिया जाए तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई की वैल्यू हम कहाँ से रखने वाले हैं, समीकरण 1 से। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू है Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। या इसको हम और अगर आगे बढ़ाएं तो लिखेंगे V इज इक्वल टू Q डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि चित्र को मिटा के इधर लिख लेते हैं। तो ऐसे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी, या सी वी इज इक्वल टू Q। तो C बराबर अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, जहां C क्या है, C है किसी संधारित्र की धारिता, Q उस पर आवेश और V उसके सिरों के बीच विभवांतर। तो इस कंडीशन में C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V क्या हो जाएगा, देखिए ये V की वैल्यू हमको मिली है, ये V की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा Q D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। देखिए ये अंश है और ये हर है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C इज इक्वल टू Q। देखिए ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इनटू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन नीचे क्या बचेगा, Q इंटू डी। ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारा मिल गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये हमारा पूरा डेरिवेशन हो गया। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि C हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, और ये समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता इस A के अनुक्रमानुपाती होगी। इसका मतलब क्या है, A मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल, तो अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी, और इस D के व्युत्क्रमानुपाती होगा। D के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो धारिता कम हो जाएगी, और दूरी घट रही है तो धारिता बढ़ जाएगी। तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लेकिन इसमें एक और टॉपिक भी जुड़ा हुआ है कि अगर हम दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो धारिता क्या होगी, तो उसको भी देख लेते हैं। यह है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच
कोई परावैद्युत आंशिक रूप से उपस्थित हो या आंशिक रूप से भरा हो या आंशिक रूप से भर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने वो कंडीशन बना ली है, ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है और इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया है। परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T है। आप देख सकते हैं परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T है और जो भी परावैद्युत पदार्थ हमने भरा है उसका परावैद्युतांक K है। देखिए जब हमने इसमें ये परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा था तब दोनों प्लेटों के बीच वायु थी। तब दोनों प्लेटों के बीच क्या थी, वायु थी। तो इसका मतलब वायु का जो स्तंभ था उसकी चौड़ाई कितनी थी या उसकी मोटाई कितनी थी, d थी। लेकिन जैसे ही इस के परावैद्युतांक वाले पदार्थ को दोनों प्लेटों के बीच में रखा गया तो अब क्या हो जाएगा, अब जो वायु स्तंभ बचेगा, वायु कहाँ बचेगी, देखिए यहाँ पर वायु बचेगी और यहाँ पर वायु बचेगी। तो वायु स्तंभ की जो मोटाई हो जाएगी या वायु स्तंभ की जो चौड़ाई हो जाएगी वो अब कितनी बचने वाली है, पूरे D में से T वाला मामला तो इसने कब्जा कर लिया है तो कितनी बचेगी, वायु स्तंभ की चौड़ाई हम लिखेंगे वायु स्तंभ की चौड़ाई या मोटाई, अब जो लिखना चाहे वो कितनी हो जाएगी D माइनस T। और परावैद्युतांक पदार्थ की जो मोटाई है वो कितनी है, वो तो T है, ऑलरेडी हमने मान रखी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो देखिए क्या होगा। तो इस दशा में हमें दो प्रकार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखने को मिलेंगी, एक इसके कारण के परावैद्युतांक के पदार्थ के कारण और दूसरा वायु के कारण। तो देख लेते हैं, मान लिया वायु के कारण या वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पर K नहीं दिख रहा है तो लिख देंगे चूंकि वायु के लिए K का मान 1 होता है, वायु के लिए K का मान 1 होता है, या ये हम कह सकते हैं कि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, इसलिए यहाँ पर K को हमने मेंशन नहीं किया है। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसको हम E1 ही मान सकते हैं। E1 बराबर क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब देख लें K परावैद्युतांक, क्या लिखेंगे, K परावैद्युतांक वाले पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम क्या मान लेंगे, E2, और E2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पर K हमने लिखा है क्यों, क्योंकि जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक कितना है, K है, इसलिए हमने E2 बराबर लिखा है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखिए होगा क्या, इस कंडीशन में होगा ये कि हमको दो तरीके के विभव देखने को मिलेंगे। अतः इस दशा में प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर जो होगा V बराबर, देखिए क्या होगा, वायु स्तंभ के सिरों पर विभवांतर प्लस परावैद्युत के सिरों पर विभवांतर। देखिए अभी हमने विभवांतर जब निकाला था तो V बराबर हमने क्या लिखा था, E इंटू D, लेकिन जब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल रहे थे तो वहाँ पर बीच में कोई माध्यम नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर माध्यम आ चुका है, और जब माध्यम आ गया है तो हमको दो तीव्रताएं भी मिली हुई हैं, एक वायु में और एक माध्यम में। तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे, तो यहाँ पर इसको ना लिख के हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे E1 इंटू, यहाँ पर क्या है, वायु स्तंभ के लिए सिरों पर विभवांतर, देखें E इंटू डी होगा या E1 इंटू डी होगा, तो D कितना है, वायु स्तंभ की चौड़ाई कितनी है, D माइनस T, तो D की जगह हम क्या रख देंगे, D माइनस T रख देंगे, प्लस परावैद्युत के सिरों पर विभवांतर, तो वो क्या हो जाएगा, E2 इंटू परावैद्युत स्तंभ जो है उसकी चौड़ाई या मोटाई कितनी है, T है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, T रख देंगे।
चलिए ठीक है, v इज इक्वल टू E1 हमारा क्या आया है, E1 आया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा D माइनस टी प्लस E2 क्या आया है, E2 आया है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। इसमें जो कुछ भी ऐसा है जो हमको कॉमन मिल सकता है उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है हमको, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, K को छोड़ दिया जाए, इतना हमको कॉमन मिल रहा है। तो V इज इक्वल टू हम इतना कॉमन लेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये हो गया। तो V इज इक्वल टू अगर हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A को वैसे ही रखें और अंदर D माइनस, यहाँ से क्या करें T कॉमन ले लें, तो T कॉमन लेंगे तो ये T और ये T क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये T हमारा कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन K, क्या हो जाएगा 1, देखिए T बाहर चला गया ना, तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का T बाहर हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये T बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा अपॉन K बचेगा। तो ये हमको मिल गया V की वैल्यू, V बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। फिर क्या लिखेंगे, अतः संधारित्र की धारिता, देखिए धारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V, संधारित्र की धारिता क्या होता है, Q अपॉन V इज इक्वल टू, Q हमारा कितना है, Q तो Q रहेगा अपॉन V कितना आएगा। देखिए ये पूरा सिस्टम जो हमको मिला है, ये पूरा जो हमको मिला है ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है V की, तो इसको रख देते हैं, क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ब्रैकेट में D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K, ये हो गया। देखिए ये अंश है और ये हर है, तो इसको जब हम और आगे बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू, ये वाला गुणे में चला जाएगा, Q गुणे ये पूरा ऊपर जाएगा तो ये संख्या पलट जाएगी, तो इस संख्या में पलटने का मतलब क्या है, इसके गुणे में तो ये वाला है, ये वाला बटे में है, ये पूरा पोर्शन बटे में है, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन नीचे क्या रहने वाला है, नीचे रहने वाला है D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और ये Q तो अपनी जगह पर ही रहेगा, इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पलट देंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये तो वैसे भी नीचे आने वाला है, तो ये नीचे ही रहेगा, तो ये Q और ये Q कट जाएगा, बचेगा क्या, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। कभी कभी ये प्रूव करने के लिए भी आता है कि अगर किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उस संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, तो आपको उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।